बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 ऑनलाइन क्लासेस में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2 आज हम करने लगे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जी सामने आप टॉपिक स्क्रीन पे अब देख सकते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी कंसीडर कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में वो थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह पूछ लेगा। मैं भी टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये कुछ दफ़ा, बहुत कम दफ़ा ये बोर्ड में आया हुआ है, पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है। देखें, वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें तब्दीली आ रही है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कोई एग्जांपल जो आपके जहन में है वेरिएबल फोर्स की, कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रही है? सोचें ज़रा। जी जी, बड़ी आसान सी एक एग्जांपल है। आप ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम इसी की एग्जांपल ले लें, फ़र्ज़ करें कि ये है हमारे पास अर्थ और ये एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के करीब कहीं पड़ा हुआ है, जिसका मैस स्मॉल m से मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ, और जो अर्थ है इसका मैस कैपिटल M से ज़ाहिर किया जा रहा है, और अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ r। अगर हम ज़मीन की वजह से लगने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, अगर मैं उसकी वैल्यू लिखूं तो उसका फार्मूला हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से पढ़ा हुआ है, Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक मैस स्मॉल m है, दूसरा मैस कैपिटल M है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस है r का स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को अर्थ से अवे ले जाना शुरू कर दूं, यानी हाइट की तरफ ले जाना शुरू कर दें, तो स्मॉल r की वैल्यू में इजाफा होता जाएगा और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कमी आती जाएगी। इसका मतलब है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। इसी तरह एक और भी फोर्स है जो हम आगे चल के चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ेंगे, और इस फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, या इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। ये ऐसी फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्प्रिंग के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया हो और स्प्रिंग को उस ऑब्जेक्ट को हम जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करते जाएं मीन पोजीशन से, उतना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो फोर्स है ये भी वेरिएबल फोर्स है, यानी ये किसी ना किसी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर ये वाली जो फोर्स है ये किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पर। ऊपर जो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात की वो भी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है, या डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वेरिएबल फोर्स की हमने एग्जांपल्स देखी हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल फोर्स को डिफाइन करेंगे कि वेरिएबल फोर्स होती क्या है। इफ़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों ही चेंज हो रही हैं, तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल फोर्स। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल्स में हमने दो एग्जांपल्स दी, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी की और दूसरा हमने स्प्रिंग फोर्स की एग्जांपल दी। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर वेरिएबल फोर्स होगी तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसकी एक बड़ी मज़े की और बड़ी आसान सी एग्जांपल मेरे माइंड में है। फ़र्ज़ करें कि आप एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आएँ और आप ए से बी तक लाते लाते फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी से पॉइंट सी तक डिस्प्लेस किया और बी से सी तक जाते जाते आपने फोर्स लगाई, फ़र्ज़ करें 3 न्यूटन। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि ए से सी तक जाते जाते
जो फोर्स है ये कांस्टेंट थी या वेरिएबल थी? आप बोलेंगे वेरिएबल थी। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा 2 न्यूटन लग रहा था और फिर आपने चेंज करके 3 न्यूटन फोर्स लगाई। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे, स्टेप वाइज पूछे, अगर कोई आपसे ये पूछे कि सिर्फ इतना बताओ कि ए से लेकर बी तक फोर्स कांस्टेंट थी या वेरिएबल थी, आप बोलेंगे कांस्टेंट थी। इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी से लेकर सी तक फोर्स कांस्टेंट थी या वेरिएबल थी, यहां भी फोर्स कांस्टेंट थी। लेकिन अगर पूरे पाथ की बात की जाएगी, यानी ए से सी तक पूरी बात की जाएगी, तो फिर फोर्स वेरिएबल है, यानी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप उस पूरे पाथ को छोटे छोटे टुकड़ों में कंसीडर करके उसकी बात करेंगे, तो उतने थोड़े से हिस्से के लिए फोर्स क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि अगर मैं पूरे बड़े पाथ को, यानी ए से लेकर सी तक, ये जो पूरा पाथ है, इसको मैं दो हिस्सों में यानी छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके कंसीडर करूं, यानी ए से बी तक अलग और बी से सी तक अलग, अगर हम इनको अलग अलग डिस्कस करें, तो वही फोर्स जो पहले वेरिएबल थी पूरे पाथ के लिए, वो अलग अलग छोटे छोटे पाथ के लिए कांस्टेंट बिहेव कर सकती है। और यही काम हमने इस टॉपिक में करना है। ठीक है, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया है वेरिएबल फोर्स की वजह से, तो फिर वर्क निकालने का मेथड क्या है, ये मेरी बात अब ज़हन में रखनी है आपने। सुन ले गौर से, आपने ये बात सुननी है कि अगर पूरे पाथ की वजह से वर्क कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो वेरिएबल फोर्स है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उस पूरे बड़े पाथ को छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। इतने छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे कि हर छोटे इंटरवल के लिए या हर छोटे पाथ के लिए फोर्स कांस्टेंट बिहेव करना शुरू कर दे। फिर हम अलग अलग हर इंटरवल का अलग अलग वर्क निकालेंगे और बाद में सारे वर्क्स को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब आप सारे वर्क्स को ऐड कर देंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं। फर्ज करें कि आपने एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया। लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लेकर गए, लेकिन फ़र्ज़ करें ये जो फोर्स लग रही थी ये वेरिएबल फोर्स थी। फिर हमने क्या किया? हमने इस पूरे बड़े पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया। हर इंटरवल को हमने अलग डिस्प्लेसमेंट असाइन कर दिया। पहले इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा D1 है, दूसरे का डेल्टा D2 है, और चलते चलते आखिरी का जो डिस्प्लेसमेंट है फ़र्ज़ करें वो डेल्टा Dn है। ठीक है, डेल्टा Dn। पहले जो इंटरवल पर फोर्स लग रही थी, पहले डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल पर जो फोर्स लग रही थी फ़र्ज़ करें वो F1 है, दूसरे पे जो लग रही थी वो F2 है, तीसरे की F3 होगी, और जो आखिरी इंटरवल पर फोर्स लग रही है, जो यहाँ पर मैं इधर फ़र्ज़ करें शो कर देता हूँ, इस फोर्स को आप Fn का नाम दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये फोर्स कौन सी लग रही है? Fn। अब हम अलग अलग इन फोर्सेस की वजह से वर्क कैलकुलेट करेंगे और बाद में सारे वर्क को ऐड कर देंगे। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट के अलग इंटरवल्स बनाए, हर डिस्प्लेसमेंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फोर्स है, फिर हम अलग अलग सब के लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे। ये देखें, F डॉट डेल्टा D1 ये पहला वर्क आ गया। F डॉट डेल्टा D1, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? F1 cos थीटा 1 इंटू डेल्टा D1। जो पहला इंटरवल है वहाँ एंगल भी फ़र्ज़ करें थीटा 1 है, दूसरे इंटरवल का एंगल थीटा 2 है, और आखिरी इंटरवल का एंगल क्या होगा? फ़र्ज़ कर लें थीटा n। ठीक है, तो साथ ही साथ इन एंगल्स के साथ भी 1 2 3 या n आता जाएगा। जी, सेकेंड इंटरवल के लिए वर्क क्या होगा? F डॉट डेल्टा D2, जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा F2 cos थीटा 2 इंटू डेल्टा D2। इसी तरह आप सारे वर्क्स के लिए, सारे इंटरवल्स के लिए इस तरह से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 1 2 2 3 3 चलते चलते n आ जाएगा। फिर आप टोटल वर्क निकालने के लिए सारे वर्क्स को ऐड कर दें, सिंपली दरमियान में प्लस आ जाएगा
और हम इस तरह से एक सीरीज़ की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो हम उसको सिग्मा की शक्ल में लिख सकते हैं। जब काफ़ी सारी चीज़ों का सम हो तो उसके लिए हम सिग्मा का जो सिंबल है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे जहाँ 1 1 2 2 ये देखें 1 1 लिखा हुआ है, इसी तरह जहाँ नीचे इंडेक्स 2 यूज़ किया गया है, इंडेक्स n यूज़ किया गया है, इन सब की जगह हम एक कॉमन इंडेक्स यूज़ कर लेते हैं और वो यहाँ पर मेंशन किया गया है i। ठीक है, इन तीनों की जगह हमने क्या लिख दिया i, और नीचे डिफाइन कर दें कि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, और सिग्मा का मतलब क्या है कि दरमियान में प्लस आएगा। ये है एक काफ़ी सारी वैल्यूज़ के सम को लिखने का एक आसान सा अच्छा सा तरीका। अब यहाँ पर हम वो ग्राफिकल मेथड जो है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे फार्मूला में एक छोटी सी मिस्टेक है इस वक्त, उसको हम कवर अप कर लेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर, अब आप मुझे ये बताएं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एंगल थीटा 0 ना हो, देखें यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा 0 तो नहीं है, इसकी तो कोई ना कोई वैल्यू है, और चूंकि ये फोर्स वेरिएबल है तो हो सकता है इस एंगल थीटा की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं हो सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो वेरी कर रहा हो। तो इसलिए वाई एक्सिस पे हम फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे यानी एफ कॉस थीटा, ये आप देख लें, और एक्स एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो वर्क हमने ड्रॉ कर दिया एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान, जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया। अब आप मुझे ये बताएं कि जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी क्योंकि ये फोर्स तो वेरिएबल है। तो ग्राफ जो है यहाँ पर हमारे पास आएगा, ये देखें, ये जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ग्राफ आ गया। अब असूलन तो इस ग्राफ के नीचे नीचे जो एरिया है, यानी इस ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के दरमियान जो एरिया है, वही एरिया जो है वो हमें वर्क के इक्वल जो आंसर है वो देगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में यही बात हमने सीखी थी। लेकिन इसमें एक और चीज़ का हमें ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फोर्स कांस्टेंट थी और हर कांस्टेंट फोर्स का जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आया था और उसके नीचे जो एरिया आया था वो रेक्टेंगल का एरिया बना था। तो हम ऐसे ही कंसिडर करने लगे हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट इंटरवल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस पे आप देखें हमने डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे इंटरवल्स बनाए हुए हैं। ये डेल्टा D1 है, ये डेल्टा D2 है, इसी तरह ये दरमियान में कोई डेल्टा DI हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, ये है डेल्टा DI। इसी तरह आखिरी जो इंटरवल आप देख रहे हैं दिस इज़ डेल्टा DN। ये सारे जो हैं ये क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल्स A से लेकर B तक। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल डेल्टा D1 था तो उस वक्त फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू ये होगी, ये जो y एक्सिस पे वैल्यू नज़र आ रही है, और ये जो फोर्स की वैल्यू है ये होगी F1 cos थीटा 1, यानी फोर्स के x कंपोनेंट की ये वैल्यू होगी। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल डेल्टा D2 था तो तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जाहिर बात है तब फोर्स की वैल्यू होगी ये वाली, और ये होनी चाहिए F2 cos थीटा 2। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल डेल्टा DI था तो तब फोर्स की वैल्यू क्या थी? वो फोर्स की वैल्यू थी ये Fi cos थीटा I। ठीक है। इसी तरह जब डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल आखिरी चल रहा था तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जो मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं Fn cos थीटा n। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। और हर डिस्प्लेसमेंट इंटरवल की अलग अलग रेक्टेंगल बननी चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए जो फोर्स का जो ग्राफ था वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था। इसका फोर्स का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, नेक्स्ट वाले का भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, उसके बाद वाले का भी हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वाले का भी हॉरिजॉन्टल। इसी तरह आपके पास ये काफ़ी सारे हॉरिजॉन्टल ग्राफ आने चाहिए। ठीक है। और जब आप इन हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स को नीचे मिलाएंगे एक्स एक्सिस के साथ तो आपके पास अलग अलग रेक्टेंगल बननी चाहिए पिछले फॉर्मूला के मुताबिक। इसी तरह यहाँ भी रेक्टेंगल बननी चाहिए, यहाँ भी रेक्टेंगल बननी चाहिए, हर एक रेक्टेंगल आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये रेक्टेंगल बनाने का एक छोटा सा नुकसान हमें जो नज़र आ रहा है, जो ग्राफ में अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं इन रेक्टेंगल्स में से कुछ पोर्शंस जो हैं
ये मैं ग्रे कलर में आपको बताऊंगा। ये देखें, ये जो कुछ पोर्शंस हैं ये असली ग्राफ से, वो जो रेड कलर की लाइन है उससे बाहर भी निकल गए हैं, यानी हम ओरिजिनल ग्राफ के नीचे नीचे जो एरिया था उससे ज्यादा या उससे कम मैयर कर रहे हैं, उससे ज्यादा या उससे कम मैयर कर रहे हैं, यानी असली ग्राफ से बाहर निकल गए हैं, या असली ग्राफ का मेन एरिया जो है वो हम कवर नहीं कर रहे। जैसे ये देखें, किसी जगह पर हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ग्राफ से कुछ एरिया जो है वो मिस हो गया, यानी फर्ज करें यहाँ पर, यानी रेक्टेंगल के अंदर ग्राफ का ओरिजिनल एरिया फर्ज करें नहीं आ रहा। इन शॉर्ट कंक्लूजन हमारा ये है कि हम अगर रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो ग्राफ से बाहर निकल रहा है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं किस तरह से, अगर हम दोबारा ग्राफ ड्रॉ करें और जो इंटरवल्स हमने बनाए थे, डिस्प्लेसमेंट के जो इंटरवल्स थे, उनको मज़ीद छोटा करते जाएं। देखें, ये वाला डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल बहुत बड़ा हमने बनाया है। अगर हम इसी डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल को मज़ीद छोटा कर दें, इसी डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल को मज़ीद छोटा करते जाएं, ये देखें कितने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल हम ले रहे हैं। और हर डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग जो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे वो इतनी कम विड्थ वाली होगी कि उस रेक्टेंगल का कोई भी हिस्सा ग्राफ से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी हिस्सा ग्राफ से बाहर नहीं निकलेगा। आप देखें, फिर ये ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा जो आप बनाना चाहते थे, पूरा एरिया आएगा। इसका मतलब है पिछले फॉर्मूला में सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, और वो गलती क्या थी ये आप देखें गौर से। ये सामने आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है। अगर आप यहां पर एक छोटी सी लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल्टा डी जो डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल है ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, अगर ये वाली लिमिट आप अप्लाई कर दें तो समझें आपने ग्राफ के नीचे नीचे सारा एरिया, यानी पूरा का पूरा एरिया मैयर कर लिया है, और कोई भी ग्राफ जो है, कोई भी हमारी रेक्टेंगल ग्राफ से बाहर नहीं निकल रही, ना ग्राफ में कम एरिया मैयर कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा फिर फाइनल फॉर्मूला आ गया। बाकी सारा कुछ वही है, सारी रेक्टेंगल्स का अलग अलग आपने एरिया मैयर किया, सारी रेक्टेंगल्स का अलग अलग एरिया मैयर किया और सबको ऐड कर दिया। बस एक इजाफी काम क्या किया कि आपने यहाँ पीछे लिमिट लगा दी, डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला एंड इट गिव्स द एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास था टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए बड़ा आसान होगा। आप इसको गौर से देखिएगा, अगर एक दफ़ा समझ ना आए तो दोबारा देखा करें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने एक छोटा सा काम किया, जो पाथ था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हर पार्ट के लिए हमने कहा कि फोर्स कांस्टेंट बिहेव कर रही है, फिर हर पाथ के लिए अलग अलग वर्क कैलकुलेट किया और फिर उनको ऐड कर लिया। फिर जब हमने ग्राफ की मदद से देखा तो हमें पता चला कि जो डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल हमने बनाए हैं उनको मज़ीद छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है बट ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। फिर हमने उस तरह से उस लिमिट को अप्लाई किया और हमारे पास ग्राफ की मदद से एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।